हम्म। सर्वप्रथम प्रकृति शक्ति फड़ाफेन को अर्जी करते हुए लिंगवासी पुनेमाचार्य तिरुमाल दादा मोतीरामन कंगाली जी और पेनवासी तिरुमाल सुनहेर ताराम दादा, इनको सादर सेवा 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 जोहार। साथ ही गोंडवाना समग्र आंदोलन के महानायक दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों में सेवा जोहार। आज इस लाइव सेशन पर मेरे को सुन रहे सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। साथियों, मेरा छोटा सा परिचय है। मैं डॉक्टर महेंद्र सयाम BMS, साथ में अभी MD सेकंड ईयर का छात्र हूँ। साथ ही GSU प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। साथियों, आज हम जिस गोंडवाना दर्शन पे लाइव हैं, इससे पहली बार मैंने 2003 से मतलब मैं गोंडवाना दर्शन के बारे में जान रहा हूँ। 2003 में पापा जी जो हैं मूवमेंट से जुड़े हुए थे, तो उस समय हमारे यहाँ पत्रिकाएं आती थी, तो मैं बड़े चाव से एक ही दिन में मैं पढ़ जाता था और बहुत ही अच्छी रोचक जानकारियाँ और नए नए जो चीज़ें हैं, उस समय क्या है गोंडवाना आंदोलन का उतना जानकारियाँ किसी के पास नहीं था, फेसबुक व्हाट्सएप भी नहीं थे। तो एक बहुत ही अच्छा माध्यम था। हमारी जो सेकेंड पीढ़ी है, हम कहा जाए तो द्वितीय पीढ़ी जो है, उसको जागरूक करने का गोंडवाना दर्शन का जो रोल है, जो अतुलनीय है। और हम चाहेंगे कि गोंडवाना दर्शन जो है आगे भी निरंतर इसी मार्ग पर गतिमान रहे। साथियों, GSU के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि GSU का मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो GSU के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा कि GSU क्या है। एक छात्र संगठन है और छात्र संगठन होने के साथ साथ एक सामाजिक गतिविधियों को हमारे युवा लोगों में, युवा लोग क्या है, अभी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो दिशा से भ्रमित हैं। उनको हम कैसे हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से उनको कैसे अवगत कराएं, हमारी विचारधारा से कैसे अवगत कराएं, इसके लिए एक ऐसा वैचारिक संगठन है जिसमें हम उनको अपने विचारधारा के अनुरूप ढाल रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में हम इस मूवमेंट को बहुत तेज़ी से गतिमान करेंगे। और अभी लगभग 6-7 राज्यों में GSU जो है फैल चुका है, GSU जो है गठित हो चुका है। अभी हमारे यहाँ MP छत्तीसगढ़ के लगभग 50% ज़िलों में गठित हो चुका है और आगे भी ये कारवां बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमारे साथ राष्ट्रीय कोर कमेटी में बुद्धिजीवी लोग जो हैं हमको मार्गदर्शन करते रहते हैं। साथ ही हमारे जो बैक जो कहते हैं, पीछे से जो सपोर्ट करने वाले भी हैं, जो हमको बहुत सारी चीज़ों के लिए मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो आने वाले समय में GSU निश्चिंत ही, निसंदेह ही एक अच्छा प्लेटफार्म गोंडवाना मूवमेंट के लिए तैयार करेगा। एक गोंडवाना आंदोलन को आगे ले जाने के लिए, एक नई पीढ़ी तैयार करने के लिए, गोंडवाना आंदोलन में एक ऐसा मतलब एक ऐसी जो चैलेंजेस है उसको पार पाने के लिए हम लोग जो है उस पर प्रयासरत हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी जो है
जितने भी युवा हैं, छात्र हैं जीएसयू के साथ जुड़कर। जी प्रवीण मनचापे जी, जी बिल्कुल सर, वहाँ महाराष्ट्र में हम गठित करेंगे, जल्द ही गठित करेंगे। अभी हम लोग जो है इसी प्रयास में है कि हम कॉन्टेक्ट्स ढूंढ रहे हैं कि हम हमारे पास संपर्क करें, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हमारी पहुँच नहीं है, और जिनसे पहुँच बन रही है वहाँ से कांटेक्ट करके हम लोग जो है जीएसयू के बारे में अवगत करा रहे हैं। और निसंदेह ही महाराष्ट्र में भी गठित होगा जल्द से जल्द। और साथ ही हम लोग भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारी जो गोंडवाना की विचारधारा है वो युवाओं में बहुत तेज़ी से फैले। अभी हम देखते हैं कि युवाओं में जोश है, बहुत ज़्यादा जोश है, इस बात की कोई शक नहीं है इस बात में कि जोश है। लेकिन जोश के साथ साथ हमको क्या है, धैर्य भी रखना ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं कि हमारे लोग जो है उत्तेजित होकर बहुत सारे ऐसे कदम उठा ले रहे हैं जो संगठन के लिए, जो समाज के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। तो इस संबंध में हमको बैठकर चर्चा करनी चाहिए। अगर मनमुटाव है या फिर कोई भी दिक्कतें आती है तो उसको हम जो है बैठकर उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। संगठन क्या है, एक बहुत सारे लोगों का वैचारिक मतभेद होना जायज़ है, क्योंकि संगठन जो है आप अकेले नहीं हैं। संगठन में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे सोच भी हैं, लेकिन आप अनुशासित रहने के लिए एक विचारधारा को, एक संविधान को फॉलो करेंगे, तभी आप जो है उस संगठन को एक अच्छे दिशा दे सकते हैं, एक अच्छे ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। तो मैं जीएसयू के सभी सदस्यों को, सभी छात्रों को, सभी युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि जीएसयू में जुड़ें और गोंडवाना आंदोलन को जो है एक ऊंचाइयों पर हम ले जाएं। हम पूरे साथ हैं, हम सभी साथ हैं। हम सब के सहयोग से हम एक आंदोलन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। साथियों, अभी कुछ दिनों पहले बहुत सारे ऐसे दिक्कतें आती है, जैसे कोई जो है ज़मीन से खदेड़ दे रहा है, बहुत सारे चीज़ें जो है जो किसी को मार दे रहे हैं, किसी को पीट दे रहे हैं। अगर आप संगठित नहीं रहेंगे, आपकी विचारधारा, आप जो है वैचारिक रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेंगे, तो आप जो है कभी उन विरोधियों से या फिर उन बाहरी शक्तियों से आप नहीं लड़ सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप एक संगठित होकर, आप एक जीएसयू के युवाओं का एक टीम जो है इसमें आकर के हमारे साथ एक उत्साह के साथ, धैर्य के साथ, अनुशासित होकर के गोंडवाना आंदोलन के कारवां को, जैसे हमारे प्रथम पीढ़ी के जितने भी पुरखा हो गए, वो लोग जो है जैसा सोचे हैं, उनके मार्गदर्शन दिए हैं, उनके विचारों पर चलते हुए हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। साथियों, आज का मेरा टॉपिक था ट्राइबल आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया। ट्राइबल आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया मतलब आदिवासियों को या फिर जो इंडिजिनस पर्सन है, ट्राइबल पर्सन है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, उनकी जो अस्तित्व है उसको हम कैसे महसूस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे संवैधानिक अधिकार दिया गया है हमको। 5th शेड्यूल हो गया, FRA हो गया, आपका पेशा एक्ट हो गया, लेकिन ये पालन कहाँ हो पा रहे हैं। अगर ये पालन होता भी, मान लो अगर ये पालन होता है तो किसके लिए होगा? ट्राइबल्स के लिए होगा। और हमारे समुदाय में ऐसे भी हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आप उड़ीसा में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, ऐसे हमारे ट्राइबल समुदाय के हैं, इंडिजिनस समुदाय के लोग हैं जिनका ट्राइबल का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। इसका कारण क्या है कि ये अपनी आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया को भूल चुके हैं। भूलने का कारण यही है कि हमारे जो लक्षण हैं उसको हम जानते नहीं कि हमारी लक्षण क्या है। अभी आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ बाहरी जो संस्कृति आ रही है, धर्मांतरण हो रहे हैं, इसके वजह से हमारी जितने भी
नेंग दस्तूर हैं, जितने भी हमारी कस्टमरी लॉ है या फिर जिसको हम कहते हैं रूढ़ी परंपराएं हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं। जब हमारी आइडेंटिटी ही नहीं बचेगी तो हमको संविधान में अधिकार मिला रहे चाहे कुछ भी रहे, भाई हम उस क्राइटेरिया में आएंगे नहीं, ट्राइबल कहलाएंगे नहीं, तो हमको वो जो अधिकार है कैसे हमको मिल पाएगा। चाहे वो 5th शेड्यूल की बात हो, चाहे वो पेशा एक्ट की बात हो, चाहे फिर आप आरक्षण की बात हो, चाहे फिर कोई भी आरक्षण, चाहे राजनीतिक आरक्षण हो गया, चाहे फिर वो प्रशासनिक आरक्षण या फिर नौकरी वगैरह में जो होता है। तो साथियों, हमको इस दिशा में भी हमको सोचना चाहिए कि हमारी जो आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया क्या क्या है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 366 कंडिका 25 आर्टिकल 366 और 25 कॉलम 25 में दिया है कि ट्राइब कौन है। ट्राइब शब्द को वहाँ परिभाषित किया गया है। ट्राइब्स होने के लिए क्या क्या लक्षण होते हैं, ये जो है बताया गया है। और जी मैम, जी उषा किरण अतराम मैम, सेवा जोहार आपको। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अभी मैं कहाँ पर था जी, ट्राइब्स के लिए 366-25 आर्टिकल 366 कंडिका 25 में ट्राइब्स को परिभाषित किया गया है। साथ ही 342 आर्टिकल 342 में अनुसूचित में डाला गया है, अनुसूची किया गया है। जैसे अब लिस्ट बनाते हैं तो जो लिस्ट बनाया गया है वो 342 के तहत ट्राइब्स कौन होंगे, ट्राइब्स को परिभाषित किया गया है 366-25 में। तो इसमें क्या क्या लक्षण होंगे ट्राइब्स होने के लिए। जैसे कोई भी ट्राइब्स बन सकते हैं, है नहीं, अगर ये क्राइटेरिया ना हो तो कोई भी ट्राइब्स बन सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो है दिया गया है, जो इस प्रकार है। पहला है आदिम लक्षण होने चाहिए। आदिम लक्षण, आदिम लक्षण मतलब जैसे हम सभ्यता के शुरुआत से, सभ्यता जैसे शुरू हुआ, हम प्राकृतिक चीज़ों को ज़्यादा समझते गए, क्योंकि हम प्राकृतिक लोग हैं, प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। प्रकृति में बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती गई। जैसे आप देखेंगे कि जो भंवर उठता है, पानी में जो भंवर उठता है, हवा में जो चक्रवात बनता है, आप लौकी के नार को देखे होंगे या फिर किसी के भी नार को देखे होंगे, उसका जो प्रतान होता है, वो उसका जो घूमना होता है, या तो फिर पृथ्वी का आप अपने अक्ष पर घूमना हो गया, देख लीजिए, या फिर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो परिक्रमा होती है उसकी गति देख लीजिए। उसकी दिशा जो है वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज होती है, घड़ी के उल्टा, है नहीं। ये जो है प्रकृति चक्र है। और हमारे जो लोग हैं शुरुआत से ही, आदिम लक्षण क्या है, शुरुआत से जो लक्षण इनमें व्याप्त है। तो शुरुआत में जो प्रकृति से हम लोग ने सीखा, उस चीज़ को हम लोग फॉलो करते गए, उसका अनुसरण करते गए। तो देखें हमने कि भंवर जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, आपका चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, वामावर्त चल रहा है, आपका जो प्रतान है पेड़ों में, लताओं की जो प्रतान होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज अपने मेढ़ों में चढ़ रहा है। तो उसी हिसाब से हमारे जो जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो खेत में हम हल चला रहे हों, चाहे हम चक्की पीस रहे हों, चाहे हम मिसाई कर रहे हों, सभी जो है प्रकृति चक्र के अनुसार ही होता है। जी नारायण मरकाम दादा, सेवा जोहार आपको। जी अभी आप ही से सब सीखे हैं दादा अब। जी सेवा जोहार जी। तो
अभी हम लोग जो कह रहे थे, बात कर रहे थे आदिम लक्षण, तो ये जो प्रारंभिक जो हमारी सभ्यता है उससे हम लोग जो लक्षण बचाए हुए हैं वो हमारी आदिम लक्षण कहलाएंगे। दूसरा है विशिष्ट संस्कृति। विशिष्ट संस्कृति क्या होनी चाहिए भाई? दूसरे लोग भी तो हैं, दूसरे इंसान भी हैं, दूसरे मानव भी हैं, लेकिन हम में एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है। वो विशिष्ट संस्कृति क्या है? अगर आप दूसरे समुदाय के देखोगे, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो यहाँ बाहर से आकर रह रहे हैं, ऐसे समुदाय को आप देखोगे तो उनमें टोटम नहीं मिलता, उनकी स्पेसिफिक खुद की लैंग्वेज नहीं है, उनकी जो रीति रिवाज है, वो कस्टम है, हम लोगों से बिल्कुल नहीं मिलती है। और हम में आदिम लक्षण है, हमारी कल्चर, उनके पास भी कल्चर है और हमारे पास भी कल्चर, लेकिन हमारी जो कल्चर है वो प्रकृति सम्मत है। कहा जाए तो हम जो है प्रारंभ, ये जो शुरुआती दौर में जो प्रकृति से हम लोगों ने सीखा वो लक्षण हमारे पास है, जबकि अन्य समुदाय के पास ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं, विशिष्ट संस्कृति। पहला लक्षण हो गया आदिम लक्षण, दूसरा है विशिष्ट संस्कृति। तो विशिष्ट संस्कृति में आप 3 चीज देखेंगे। पहला है टोटम, टोटम या गोत्र चिन्ह। हम कोयावंशी, ट्राइबल समुदाय, जितने भी संसार के जितने भी ट्राइबल समुदाय हैं वो प्रकृति के पशु पक्षी जीव जंतु किसी न किसी को अपना गोत्र चिन्ह बनाए रहते हैं। इसका जैसे कि मैं सयाम हूँ, सयाम का गोत्र चिन्ह होता है शाही, सुअर और लौकी। एक प्राणी है, एक पक्षी है और एक पादप है। जी सर, काशीनाथ मंडावी दादा, सेवा जवान जी। एक ही टॉपिक है सर, ये आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया में पहला नंबर में आपका आदिम लक्षण है, जिसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है कि वो जो है आदिम समय से या पुराने समय से जो लक्षण होते हैं वो जो है आदिम लक्षण हो गए। दूसरा विशिष्ट संस्कृति। विशिष्ट संस्कृति में जैसे कि आपका टोटम व्यवस्था हो गया, कोया पुनेमी या फिर कोई भी ट्राइबल आप देखेंगे सभी में टोटम व्यवस्था या गोत्र चिन्ह मिलता है। जैसे आप उरांव में जाएंगे तो आपको मिलेंगे एक्का, कुजूर, तिरकी। एक्का का जैसे टेकाम में आते हैं वो लोग, उनका कछुआ गोत्र चिन्ह है। जैसे आप तिरकी में जाएंगे तो उनका गोत्र चिन्ह बाज है। खेस में जाएंगे तो उनका गोत्र चिन्ह बाघ धान है। और बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे लकड़ा है तो उनका जो है लकड़बग्घा या पैंथर, ब्लैक पैंथर जिसको बोलते हैं वो है। जैसे मैंने अपना बताया कि मेरा गोत्र चिन्ह जो है शाही, सुअर और लौकी है। आप कुसराम में जाइए तो कुसरी मड़ा आ जाता है। आप उइके में जाइए तो उइकाल मतलब बाघ कनक आ जाता है, गोयहा भी आ जाता है उनमें। तो हमको जो है, हम पहले बहुत कबीलों में रहते थे, पूरा जो ट्राइबल समुदाय है वो कबीलों में रहता था। और कबीलों को आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए, एक कबीला दूसरे कबीला को कैसे पहचानेंगे? जैसे मैं नाग वाला हूँ, आज नाग पंचमी है और हमारा दिन है। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि मेरा कुल चिन्ह क्या है? नाग है। मराबी का भी नाग है, जितने भी 7 देव वाले हैं सबका नाग है। अब हम देखेंगे कछुआ वाले होते हैं, कछुआ कुल वाले। कछुआ कुल में टेकाम, नेताम और बहुत सारे लोग आ जाते हैं गोत्र उसमें। बाघ वाले, बाघ में कुसराम, मरकाम और बहुत सारे आ जाते हैं उसमें। 750 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। और जैसे सारस में देखिए तो पोरते परते परतेती, ये सब आ जाते हैं। तो ये सभी को कुल आवंटित था। जैसे नागवंशी राजा बोलते हैं तो नागवंशी राजा जो है 7 देव वाले थे।
जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता में जाएंगे तो वहाँ जो बहुत सारे बिल्ले मिले हैं, कोई बाघ मिला है, कोई कहीं पर मतलब बैल मिले हैं, ये सब सिक्के जो है वो टोटम के हिसाब से चलते थे। तो दोस्तों हमारे जो कोया पुणे में या जो प्राकृतिक ट्राइबल समुदाय में ये जो गोत्र व्यवस्था है, गोत्र चिन्ह की जो व्यवस्था है, टोटम व्यवस्था है, वो जो है अनुवांशिक चीज़ों से, अनुवांशिक बीमारियों से दूर रहने के लिए ये जो है बनाया गया है। और इससे क्या है, जैसे मरकाम संबल मरकाम दादा कल आपको बता रहे थे कि कैसे गोत्र सिस्टम जो है इंसानों पर कंट्रोल करता है, एक पारिस्थितिक संतुलन को संतुलित करके रखता है, पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करके रखता है। ये आप लोगों ने कल सुना होगा। तो अभी हम लोग टोटम की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पूरे कोया पुनेमी समुदाय में 750 गोत्र हैं, इसमें 3 जो है गोत्र चिन्ह जो है आवंटित हैं और इसका सेवन जो है उनको नहीं करना रहेगा। इसका वो अपना मतलब पेन पुरखा या फिर उनको पेन चिन्ह मान करके उसका रक्षा करेंगे, ताकि जो है अन्य पीढ़ी के, आने वाले अन्य पीढ़ी के लिए वो हस्तांतरित हो सके। दूसरा है भाषा। विशिष्ट संस्कृति के अंतर्गत भाषा, जैसे कि आप देखेंगे कि संथालियों का संथालों का संथाली, उराओं का कुरुख, हो का हो भाषा है, गोंडों का गोंडी है, भीलों का भीली है। तो एक विशिष्ट भाषा, एक अलग भाषा हर ट्राइबल कल्चर, हर ट्राइबल समुदाय में पाई जाती है, जो एक दूसरे से अपना संवेदना या फिर जो भी बात है उसको व्यक्त करने के लिए अपना शुरू से, जब से वो यहाँ इस दुनिया पर आए हैं तब से एक दूसरे से अपना संपर्क बनाने के लिए उन भाषाओं का यूज करते रहे हैं, उसका इस्तेमाल करते रहे हैं। जीवन सलाम दादा, सेवा जोहार। तो भाषा आज की डेट में हम जो है पूरे कोया पुनेमी समुदाय बस्तर क्षेत्र को छोड़कर आपके कुछ, जी मैम, जी सेवा जोहार मैम जी। तो अभी हम बात कर रहे थे, अतराम मैम बोल रही है कि उसमें थोड़ा डिटेल कर देंगे। तो टोटम क्या है, अभी हम आप अगर सिरपुर में गए होंगे या फिर कहीं भी, तो आप बहुत जगह आपको मिल जाएगा कि हाथी के ऊपर शेर रहता है, हाथी के ऊपर शेर, शेर के ऊपर इंसान। इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ निकलता है? इसको जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने उस पर थोड़ा सा अपना शोध किया, थोड़ा सा मतलब उस पर मैंने रिसर्च किया, तो मेरे को लगा कि शाकाहारी जानवरों में सबसे ताकतवर होता है हाथी। शाकाहारी जानवरों में सबसे ताकतवर हाथी होता है। उसके बाद शाकाहारी को कंट्रोल करने के लिए मांसाहारी जीवों में सबसे ताकतवर शेर को ऊपर रखा गया ताकि वो कंट्रोल करे उसको। और उस ताकतवर शेर को कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए इंसान, मानव, जिसके पास बुद्धि, इतनी बुद्धि है कि वो आज दुनिया के हर एक जीवों को नियंत्रित करके रखा हुआ है। तो टोटम व्यवस्था, इसमें हम लोग जाएंगे कि सबसे ताकतवर जो हाथी है, शाकाहारी जीव जो हाथी है, उसके ऊपर शेर जो मांसाहारियों में सबसे ताकतवर है, उसके ऊपर इंसान जो सभी जीवों में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसके पास क्या है, बुद्धि, दिमाग, मस्तिष्क है नहीं, एक विकसित मस्तिष्क होने की वजह से पूरे जीवों में इंसान जो है सबसे ताकतवर माना जाता है। अब इन जो सबसे ज़्यादा ताकतवर जो जीव है, इंसान
है नहीं। सबसे ताकतवर जो जीव है इंसान, उसको नियंत्रित करने के लिए हमारे पहांदी पारिक उपाल लिंगो जी ने गोत्र व्यवस्था का, टोटम व्यवस्था का निर्माण किया। उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं, पहले कबीलाओं में शादी होता था, एक कबीला दूसरे कबीला से शादी कर लेता था, है नहीं। तो इन्होंने उन कबीलाओं के लोगों को जो है एक एक, जैसे अभी आप लोग जानते होंगे कि कचारगढ़ की जो गुफा है वहाँ पर हमारे 33 लोग, जो 33 शिष्य कली कंकाली दाई और रायतार जंगों के 33 शिष्य जो है वहाँ बंद थे, और उनको प्रशिक्षित करके पारिक उपाल लिंगो जी ने पूरे कोया पुनेम व्यवस्था का प्रचार करने के लिए पूरे गोंडवाना क्षेत्र में भेज दिया, और 750 गोत्र जो है उन्होंने अपने निर्माण किए। आप देख लेना कि एक देवाला का एक गुरु रहेगा और 7 देवाला का 7 गुरु, ऐसे आप जोड़ते जाएंगे तो टोटल 33 गुरु जो है, 33 मुठवा जो है हमारे होते हैं। 33 मुठवा, गुरु नहीं कहना चाहिए। तो इसको हम पेन मानते हैं। 7 पेन जो है, 7 मुठवा हमारे हुए, जैसे ताराल गोंगो, माराल गोंगो ऐसे करके हैं, वो उतना डिटेल उसमें नहीं जाते हैं, और शायद मैं भूल भी गया हूँगा। तो ये जो गोत्र व्यवस्था है, ये अनुवांशिक चीज़ों को नियंत्रित कर उन्होंने बनाया। लेकिन आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है या तो फिर सिर्फ गोंड लिख रहे हैं, या ठाकुर लिख रहे हैं, या ध्रुव लिख रहे हैं, या फिर सिदार लिख रहे हैं। तो आजकल क्या है, युवा पीढ़ी जो है ये सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करती है, और इसका कारण ये है कि हम लोग जो है आधुनिकता की ओर तेज़ी से भाग रहे हैं। और इसी क्षेत्र में, इसी स्थिति में क्या है, बहुत सारे ऐसे गलतियां हो जा रही हैं कि जो है एक ही गोत्रों से शादी हो जा रहे हैं, जिससे हमारा जो कोया पुनेम सिस्टम है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सीधा अगर हमारी संस्कृति ख़त्म होगी तो हमारा अस्तित्व ख़त्म होना है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी ख़त्म होगी और हमारे जितने भी संवैधानिक अधिकार है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमको कुल मिलाकर जितने भी गोत्र व्यवस्था है उसको पढ़ना है, साथ ही पढ़ाना है, उस पर शोध करना है और लोगों को बताना है। ये बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में, क्योंकि आप देखे होंगे कि कई ऐसे राज्य हैं जहां जिनको गोत्र जो है अपना गोत्र भूल चुके हैं। आप जैसे आप उड़ीसा में जाइए, उड़ीसा के कई प्रधान लोग हैं जो उनको उनका गोत्र चिन्ह नहीं पता। गोंड लोग हैं वहाँ के, उन लोग को गोत्र चिन्ह नहीं पता। आप यूपी में चले जाइए, वहाँ के कई गुणों को उनका गोत्र चिन्ह नहीं पता। तो हमको जो है इस चीज़ को जानना समझना पड़ेगा कि हमको कैसे अपने इस कोया पुनेमी व्यवस्था को सुरक्षित रखना है। फिर आते हैं जैसे भाषा, दूसरा है भाषा। तो भाषा में हम बात कर रहे थे कि हमारे अलग अलग ट्राइब्स की अलग अलग भाषा है। भीलों की भीली है, मीनों की मीनी है, और आपका गोंडों की गोंडी है, संथाल भाषा है, हो भाषा है, कुड़ुक भाषा है। तो ये जो भाषा है आपकी मातृभाषा एक्चुअल में। अगर आप इसको जैसे कि मैं खुद नहीं, मेरे को बचपन से, अब हम लोग क्या है पूरा भूल चुके हैं, तो हम पूरा भूल चुके हैं, तो उस चीज़ को क्या है अभी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर जो व्यक्ति क्या है मूवमेंट से, आंदोलन से नहीं जुड़ा है, वो तो सीखने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो इसको हमको समझना पड़ेगा कैसे हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है। तो हमको भाषाओं को क्या है सुरक्षित रखने के लिए इसके क्लासेस जो है चल रही है यूट्यूब से, फेसबुक से, इसको सीखना चाहिए। तभी हम जो है अपनी ऑन लैंग्वेज, अपनी भाषा को हम बचा सकते हैं और अपनी आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया बचा सकते हैं। तीसरा है रीति रिवाज नेंग। रीति रिवाज नेंग में हम जो है पूरी तरीके से प्राकृतिक व्यवस्था पर चलते हैं और प्राकृतिक रीति रिवाज को अपनाते हैं। हम में कहीं पर भी, जैसे अभी कुछ आया था कि हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, तो मैं इस चीज़ को सरे से नकारता हूँ। हम लोग जो है मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करते हैं। हम अपने पेन पुरखों के जो भाव होते हैं उनको हम जो है किसी वृक्ष के नीचे या किसी
पत्थर के नीचे या किसी लाठ या लकड़ी का जो रहता है उसके नीचे हम लोग स्थापित करते हैं अपने पेन पुरखों के भाव को। अगर सामुदायिक पेन पुरखा, जैसे कि अगर गांव का पुरखा है, गांव का अगर लीडर है या फिर वो पुरखा हैं, तो उनको हम जो है सामुदायिक रूप से गांव में क्या है ठाकुर पेन के रूप में जिम्मेदारी या खेरो याया के रूप में और दाऊ घमसान के नाम से उनको क्या है स्थापित करते हैं। अगर वो हमारे घर का पुरखा हो, वो घर का पुरखा हो, तो हम उसको क्या है अपने घर में किसी कोने पर या उनको एक जगह स्थान देते हैं और उस पर क्या है हम लोग जो है हर साल जो है उनको भाव अर्जी जो है करते ही हैं। ये हर ट्राइबल संस्कृति में आपको मिलेगा, चाहे वो गोंड हो, बैना हो, भिलाला हो, है नहीं, हर ट्राइबल संस्कृति में ये जो सिस्टम है, ये पद्धति है, वो मिलेगा। ये हमारी संस्कृति है। आप देखिए नवाखाई हो गया, कोई भी फर्स्ट फसल होता है, प्रथम फसल होता है, उसको हम जो है ग्रहण करने से पहले अपने पुरखों को जो है चढ़ाते हैं। इसका कारण ये है कि हम जो है पुरखों के प्रति बहुत श्रद्धा और प्रेम रखते हैं। हमारे पुरखा जो हमको आने वाले हमको जो उत्पन्न किए हैं या उनके द्वारा हम जो है उत्पन्न हुए हैं, तो उनका एक मतलब हम लोग जो है एक उनका सम्मान के तौर पर उनको अर्जी जो है हर साल जो है हम लोग करते हैं। जैसे अभी हरेली आया था, हरेली में भी बहुत सारी चीज़ें जो है जिसको हम लोग कुसीर पंडुम के नाम से भी जानते हैं, तो ये हमारी विशिष्ट जो संस्कृति है उसके अंतर्गत आती है कि हमारा जो गोत्र व्यवस्था है, हमारी भाषा है, हमारी जो विशिष्ट रीति रिवाज नेंग, ये सब उसी के अंतर्गत आएगा। कि हमारी जो संस्कृति है दूसरे लोगों से बिल्कुल भिन्न है। अभी आप लोग देखे होंगे कि मैं जब बचपन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटा था, 5वीं 6वीं 7वीं में था, तो मेरे चाचा का शादी हुआ, तो उस समय हम लोग जो है किसी बाहरी पुजारी को नहीं बुलाते थे, जिसको हम ब्राह्मण वगैरह वगैरह हम लोग जो है नहीं बुलाते थे। तो चाचा की जो शादी हुई वो जो है दोषी जो होता है या फिर जो बैगा होता है या जो गांव का मुखिया होता है उसने कराया। फिर जैसे ही हम लोग गोंडवाना मूवमेंट से जुड़े, उसके बाद बीच में फिर हम कुछ ब्राह्मणवाद आ गया, लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग गोंडवाना मूवमेंट से जुड़े, हमारे यहाँ गोंडवाना मूवमेंट से जुड़ने के बाद फिर हम लोग जो है धर्माचार वगैरह से पूजा कराने लगे। तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारी जो आइडेंटिफिकेशन कहाँ पर है, ये चीज़ को हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। और तीसरा आता है भौगोलिक अलगाव। आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया में तीसरा है भौगोलिक अलगाव। अभी आप लोग देखे होंगे कि कई जगह अभ्यारण्य बनाने के नाम पर, टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर, या फिर सरकारी ज़मीन है तो यहाँ पर नहीं रहने देंगे, ऐसा कहकर हमारे ट्राइबल्स इंडिजिनस भाई बहनों को भगाया जा रहा है, कोयतूरों को भगाया जा रहा है, विस्थापित किया जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? संविधान में जो प्रदत्त भौगोलिक अलगाव है, जिस रह रहे हैं, वो जो है 5th शेड्यूल क्षेत्र में आता है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है, और वहाँ पर बहुत सारी अकूत खनिज संपदाएं जो है भरी हुई है। चूँकि ये 5th शेड्यूल में आ रहे हैं, पूंजीपतियों को बहुत सारे अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है इसको खदान खोदने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो इसको अगर वहाँ ट्राइबल जो है भाग जाएंगे, उनको खदेड़ दिया जाएगा, तो वहाँ ट्राइबल शून्य हो गया। मतलब अगर 50% से अगर नीचे चला गया, 50% आदिवासियों या फिर ट्राइबल्स से अगर नीचे चला जाता है, तो वो जो है अनुसूचित क्षेत्र से बाहर चला जाता है। अभी कई सारे ऐसे ज़िले निर्माण हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ में भी कि जहाँ पर क्या है 66% अगर किसी ज़िले में हैं, अगर वो किसी एक कोने में है तो उस कोने को अलग करके एक अलग ज़िला बना दिया जा रहा है। ऐसा करने से क्या है
कि जो अन्य भाग है वो जो है आदिवासी विहीन हो जाएगा, मतलब वहाँ कम हो जाएंगे, परसेंटेज कम हो जाएगा, फिर वो अनुसूचित क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। ये बहुत सारा षड्यंत्र जो है हमारे क्षेत्र में चल रहा है। ये भौगोलिक अलगाव जो हमारी जो विशिष्ट पहचान है, इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आप जब कभी भी कोई भी ट्राइबल सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो आपको सबसे पहले पूछा जाता है कि आपका मिसल है कि नहीं, 1950 के पहले आपका मिसल इस पर्टिकुलर जगह में है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, अगर है तो ही आपका सर्टिफिकेट जो है, ट्राइब सर्टिफिकेट वो बनेगा। तो ये भौगोलिक जो अलगाव है, इसको ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। कैसे ख़त्म कर रहे हैं? आपको विस्थापित करके, हमारे लोगों को नक्सली कह कर के, उनको मार करके, उनको डरा कर वो लोग जो है मजबूरन पलायन की ओर जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर रहे हैं कि वो जो है भागने पर मजबूर हो रहे हैं, चाहे बांध प्रोजेक्ट हो, चाहे अभ्यारण्य हो, चाहे फिर कुछ भी नाम पर। तो हमारे लोग जो है वहाँ से विस्थापित होंगे और उनका जो नया प्रमाण पत्र बनेगा, वो जो नया पट्टा जो मिलेगा नए जगह में जहाँ पर वो रहेंगे, वो जो है आज की डेट का रहेगा। आज के डेट में जो मिसल बनाएगा या फिर जो जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाएगा, आज का डेट है, उसमें उसको मान लो मिसल मिलता है, पट्टा मिलता है, तो वो उसको लेकर वो जाएगा तो वो बोलेंगे ये 1950 के बाद का है, अभी क्या है, तो आपको कैसे ट्राइब सर्टिफिकेट हम दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है हमारे लोगों के लिए किया जा रहा है, बाहरी पूंजीपति और विदेशियों द्वारा। तो इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि चौथा जो क्राइटेरिया है वो संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। हमारे लोग जो है संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। इसका बड़ा कारण ये है कि हमारे शरीर में मिलेनिन पिगमेंट की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, हम में संवेदनशीलता जो है ज़्यादा रहती है, इसलिए हमारे लोग जो है संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। बाहरी संस्कृति को ज़्यादा मतलब वो नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन आज का जो स्थिति है, ये जो क्राइटेरिया है उतना आप देखने को नहीं मिलेगा। हमारे लोग भी थोड़ा सा वो हो रहे हैं, है नहीं। आप अगर बीहड़ जंगलों में जाएंगे, बस्तर के जंगलों में जाएंगे तो वहाँ इस क्राइटेरिया के लोग मिलेंगे। बाकी आज हमारे लोगों में भी संकोचपन बहुत कुछ कम हो चुका है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि महाविद्यालय में कोई पढ़ने आता है, जैसे रायपुर में कोई पढ़ने आया, कोई गांव का आदमी, गांव का छात्र कोई पढ़ने आया है, तो वो जो है पहले डरा रहता है, फिर वो जो है धीरे धीरे जानता है, धीरे धीरे जानकर समझकर फिर धीरे धीरे अपने आप को उसके अनुरूप ढालता है। तो ये जो संस्कृति है, ये जो संकोचीपना जो प्रवृत्ति है, तो उस चीज़ को क्या है धीरे धीरे हटता है। तो ये चौथा जो क्राइटेरिया था संकोची प्रवृत्ति, ये मिलेनिन की मात्रा ज़्यादा होने से, मिलेनिन पिगमेंट जो होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होने से हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में संवेदनशीलता जो रहती है, इसको हम लोग क्या है आज के समय में दबा रहे हैं। संवेदनशीलता होनी चाहिए। हम प्राकृतिक लोग हैं, हम जो है प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, हम प्रकृति से हर चीज़ जो है ले रहे हैं, तो हमको जो है सभी व्यक्तियों के प्रति, सभी लोगों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। लेकिन जब सर से पानी जाता है, क्योंकि हमारे लोग इसी प्रवृत्ति का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, दूसरे लोग जो है हमारे इसी प्रवृत्ति का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए हमको क्या है इस चीज़ को थोड़ा सा
कम भी करना पड़ेगा कि जो बुरे लोग हैं उन लोगों को एकदम किनारे रखना है, जो अच्छे लोग हैं उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हर हमेशा होनी चाहिए। नारायण टेकाम दादा सेवा जोहार, फनीस कुशरे दादा सेवा जोहार जी। अब पांचवा है आर्थिक पिछड़ापन। जो पांचवा आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आर्थिक पिछड़ापन है। भौतिकता के अभाव में अभी हम लोग जो है ऐसा कहते हैं लोग कि हम लोग जो है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, लेकिन आप एक बात गौर करिए कि हमारे पास हर संसाधन है। हम जो है खाने के लिए जंगलों पर निर्भर हो जाते हैं, हमको किसी से कोई निर्भर नहीं है, किसी बाहरी लोगों से हमको कोई निर्भरता नहीं हो पाती है, मतलब हम किसी और पर निर्भर नहीं हैं। अगर हम जंगलों में रह रहे हैं तो हमको हर चीज़ खाने से लेकर हर चीज़ जो है संसाधन जो है वहीं पर उपलब्ध हो जा रहे हैं। तो हम आर्थिक रूप से पिछड़ापन क्या है, आज क्या है, हम लोग को पिछड़ापन का जो मापदंड है, लोग क्या है पिछड़ापन का मापदंड मापते हैं अर्थव्यवस्था से, आर्थिक रूप से। लेकिन अगर आप संपन्नता से या संसाधनिक संपन्नता को अगर मापदंड मानेंगे तो सबसे ज़्यादा जो संपन्न है वो ट्राइबल समुदाय ही है, क्योंकि वो जो है शुद्ध वातावरण में रह रहे हैं, बीमारियों से दूर है, मेहनत करके फसल उगा करके फल फूलों में वो जो है अपना निरोगी जीवन जी रहे कहा जाए तो। लेकिन आज आप देखिए कि बाहर की जो संस्कृति है, रोज़ पैसा के पीछे भाग रहे हैं। आज इस 21वीं सदी की होड़ में लोग जो है एकदम पैसा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जीवन जो इनका जो आयु है, औसत आयु है, कितना हो गया है आज की डेट में, मुश्किल से 60 साल, मुश्किल से 24 साल 25 साल के जो युवा हैं उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम लोग जो जीवन जी रहे हैं वो भौतिक जीवन, प्राकृतिक जीवन नहीं। हमको प्राकृतिक जीवन जीने की जो कला है वो सीखना पड़ेगा। आर्थिक पिछड़ापन हम जो है एक क्राइटेरिया ज़रूर है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हैं कि हम जो है आर्थिक रूप से ज़रूर पिछड़े हैं, लेकिन संसाधन के तौर पर हम जो है काफ़ी, हमारे पास काफ़ी कुछ है, इसको बचाने की ज़रूरत है। अगर आप इन सब को बेचकर हवाई जहाज़ की यात्रा करते हैं या फिर इन सब संसाधनों को बेचकर आप जो है अच्छा कार ले रहे हैं, आप मोटरसाइकिल ले रहे हैं, तो वो जो है आपके शरीर को ही नुकसान कर रहे हैं आज के डेट में। हालांकि आप लोग सोच सकते हैं कि ये कुंठित मानसिकता है, लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ कि आजकल जो है ज़्यादातर लाइफ स्टाइल जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी को डायबिटीज़ हो जा रहा है कम उम्र में, कोई जो है मोटा हो जा रहा है, कोई जो है बहुत ज़्यादा पतला हो जा रहा है। मतलब ये जो लाइफ स्टाइल जो बीमारियां हैं, क्योंकि हम लोग जो है शुद्ध खाना खाने को छोड़कर क्या कर रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर है नहीं, बहुत सारा ऐसे चीज़ें जो है हम लोग, जो महुआ लाटा हमारे पुराने ज़माने में महुआ लाटा जो बनता था उस चीज़ को भूल चुके हैं। और जो क्या बोलते हैं आपका प्राकृतिक जो साल का जो फल होता है उसको, उसके साल के जो बीज है उसको पका के खाते थे, वो सब चीज़ें जो है हम लोग भूल चुके हैं। इसका कारण ये बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो इसको, इस लाइफ स्टाइल को, इस जीवन यापन, इस जीवन शैली को हम लोग को थोड़ा चेंज करके प्रकृति की ओर जाना पड़ेगा। और प्रकृति की ओर जाने के लिए हमको सबसे पहले प्राकृतिक रूप से सोचना पड़ेगा। अभी हम मेरे गांव में ही बहुत सारे ऐसे मतलब क्षेत्र हैं, मतलब मेरा गांव जो है पूरा जंगलों से घिरा हुआ था आज से 30-40 साल पहले, लेकिन आज की डेट में वहाँ हमारे गांव के आसपास जो है जंगल ही नहीं है।
इसका मुख्य जिम्मेदार हम ही लोग हैं कि हम लोग जो है उसको सुरक्षित नहीं रख पाए। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम लोग चाहें तो अभी भी इस चीज़ को सुरक्षित कर सकते हैं। पेड़ वृक्ष वगैरह लगा करके अपने आसपास जो है प्रकृति को फिर से खुशहाल बना सकते हैं। तो यही है कि आर्थिक पिछड़ापन का मापदंड जो है ये नहीं। तो हमारी जो आज की ट्राइबल आइडेंटिफिकेशन जो क्राइटेरिया थी, पहला आदिम लक्षण, दूसरा है विशिष्ट संस्कृति, चौथा है संकोची प्रवृत्ति, पांचवा है आर्थिक पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। ये पांचों जो है हमारे लिए, हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए, हमको ट्राइब कहलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसको हमको बचा के रखना पड़ेगा। साथियों, अभी कुछ ही दिनों में 9 अगस्त को वर्ल्ड इंडिजिनस डे आने वाला है। उसकी अग्रिम आप सभी को मेरा बधाई, शुभकामनाएं। यूएनओ जेनेवा में 192 देश जो है, जेनेवा में 192 देश जो है मिल करके 9 अगस्त 1982 को उन्होंने ट्राइबलों के हक अधिकार के लिए लगभग 46 आर्टिकल के एक मतलब एक उनको अधिकार देने के लिए एक नियम जो है बनाया है, अधिकार जो है बनाया है, जो अंतर्राष्ट्रीय अधिकार जो है कहलाता है, जिसमें अभी फ़िलहाल 193 देश हैं और आने वाले समय में और भी जुड़ सकते हैं। अभी इसमें इसके अनुसार जैसे मैंने कहा कि 192 देश जो है मिल कर के 9 अगस्त 1982 को इन्होंने तय किया कि इंडिजिनस पर्सन को उनके राइट्स के लिए, उनके हक अधिकार और बहुत सारे चीज़ों के लिए उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए इन्होंने मिल कर के एक नियम बनाया है नहीं। तो उसके तहत इंडिजिनस पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसके लिए भी उन्होंने जो ILO करके जो संगठन है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया था उसको वो लोग उठाए हैं। और ये जो ILO है वो लगभग 1989 शायद ऐसे में कुछ बना हुआ था। तो इसमें जो है कुछ बातें जो कही है जो बिल्कुल हमारे संविधान के आदिम लक्षण, जो संविधान में जो हमारा आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया है उसके जैसे ही है। जैसे इसमें कहा है कि अलग से इनका जो सोशल है, इकोनॉमिक्स है या फिर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बिल्कुल भिन्न होती है। सोशल सिस्टम, जैसे मैंने बताया कि हमारी जो संस्कृति है वो दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक हमारा कैसे भिन्न है। जैसे अभी हम लोग क्या है, बहुत सारी चीज़ों के लिए अगर हम सामान खरीदने जाते हैं तो हमको क्या चाहिए, पैसा, माध्यम पैसा है। फिर हम अगर किसी सामान को बेचते हैं तो हमको मिलता है पैसा। दो सामानों के बीच में जो मीडिएटर का काम कर रहा है वो पैसा है। तो हमारे जो पुरखों की जो इकोनॉमिक सिस्टम था, जिसको हम बोलते हैं कि विनिमय सिस्टम था, वो जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो विनिमय सिस्टम था। अगर हमारे समुदाय में कोई जैसे कि अगर श्याम के यहाँ धान पैदा कर रहे हैं तो मरकाम के यहाँ क्या कर दिए, गेहूँ दाल पैदा कर दिए। वहीं सिंधराम के यहाँ अलसी पैदा हो गया है नहीं, किसी के यहाँ मसाला पैदा हो गया। तो ऐसे करके जो है अलग अलग समुदाय के लोग जो है अलग अलग मतलब फसलों का उत्पादन करते थे और जिसको जो ज़रूरत था वो एक दूसरे में अपना
अपना अदल बदल कर लेते थे। इसको कहते हैं विनिमय सिस्टम। तो इसमें क्या है, जो आज जो हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भागने से क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको अंतर देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग जो है एक दूसरे से जो संबंधता है, जो निर्भरता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आज जो है हमारे जो प्रतिनिधि हैं, आप देखेंगे कि जितने भी सामाजिक लोग हैं, ये लोग जो है स्वार्थ, अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे समाज को दांव पे लगा दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि हम जो है बिल्कुल, मतलब हमारे लोग जो है बिल्कुल जो है इस परस्पर निर्भरता से, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो कोया पुनीमी व्यवस्था है, उससे दूर हट गए हैं। हमारी जो पुरानी पद्धति थी, उससे हम लोग जो है एक दूसरे से डिपेंडेंट रहते थे। आज भी गांव में देखना कि अगर किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, तो अगर मरकाम के यहाँ कोई काम हो रहा है, तो जितने भी खाना बनाने वाले लोग रहेंगे, उसके नात यानी कि श्याम के यहाँ से जाएंगे। इससे क्या है कि आज जैसे कैटरिंग व्यवस्था होता है ना, जैसे अभी हम लोग देखे होंगे कई शादी समारोह में जाते हैं, तो वहाँ जिसको जो खाना रहता है वो सब एकदम स्टॉल पे लगा रहता है, और हम लोग जो है अपनी इच्छा अनुसार उठा उठा के खा लेते हैं। इससे लोगों की जो परस्पर भावनाएं हैं वो एक दूसरे से नहीं जुड़ पाती है। पहले क्या था कि अगर मेरे यहाँ काम हो रहा है, तो मेरे यहाँ जो काम हो रहा है, चाहे छठी से लेकर मरनी तक, छठी हो गया, शादी हो गया, मरनी हो गया, कोई भी काम हो, तो कोई भी काम होता था तो हमको जो है वो जो नात के ऊपर, अपने नात जो अपने समधी होते हैं, उन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। ये परस्पर संबंधता है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, अभी भी है, वो गांव में है, शहरों में नहीं है। तो वो जो संबंधता है वो सामाजिक रूप से एक दूसरे को एक करती है। इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग जो है एक हो सकते हैं। और दूसरा, आप देखेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम में हम लोग जो है आज बहुत सारी दिक्कतें हमको देखने को मिल रही है। जैसे हम लोग खेती में जो है फसल उगाए, मैं अगर मान लो एक किसान हूँ और मैं पूरी तरीके से फसल पर ही डिपेंडेंट हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरे यहाँ अगर फसल नहीं हुआ, अगर किसी साल अकाल हो गया, अकाल की स्थिति हो गई, तो फिर मजदूरी करना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत धान हो भी गया, तो अपने शुरुआती ज़रूरतों को पूरी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पूरे धान को जो है थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे सामान लाने के लिए, तेल हो गया, नमक हो गया, मिर्च हो गया, मसाला हो गया, ये लाने के लिए मैं पूरे अपने आधा धान का स्टॉक को मैं ख़त्म कर देता हूँ। जैसे ही पूरा साल के अंतिम आते आते होता ये है कि धान जो है पूरे मेरे स्टॉक का जो है धान जो है ख़त्म हो गया, तो मैं क्या करूँगा, फिर उसी व्यापारी से, उसी बनिया से मैं क्या करूँगा, उस धान को फिर से मजदूरी करके, उसको पैसा दे करके उसको फिर से लेके आऊँगा, तभी मैं खाऊँगा। तो ये सिस्टम को हमको तोड़ना पड़ेगा। हमको सभी दिशाओं में सोचना पड़ेगा, चाहे वो संवैधानिक अधिकार हो, चाहे आपका आर्थिक चीज़ें हो, चाहे फिर सांस्कृतिक चीज़ें हों, हर चीज़ पे हम जो है आंदोलन करेंगे, तभी हमारा जो समाज है, ट्राइबल समाज है, वो अच्छे स्थिति पर आ सकती है। तो इसमें वही दिया है कि यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया है कुछ इस तरह है, जैसे कि अभी सोशल अलग से इनका सोशल सिस्टम होता है। सोशल सिस्टम मतलब सामाजिक व्यवस्था अलग होती है, इकोनॉमिक सिस्टम इनकी अलग होती है, आर्थिक जो व्यवस्था है वो अलग होती है, पॉलिटिकल सिस्टम, इनकी जो राजनीतिक जो गतिविधियां भी अलग होती है। राजनीतिक गतिविधियां मतलब आप देखेंगे कि पुराने ज़माने में हमारे यहाँ चुनाव नहीं होता था, चुनाव नहीं किया जाता था। हम लोग क्या करते थे, किसी को भी एक मुखिया बना देते थे और वो ही सब निर्णय लेते थे। हमारे रूढ़ी प्रथा परंपराओं में अभी संविधान के आर्टिकल 13(3) का में रूढ़ी प्रथा को जो है विधि का बल प्राप्त है। नहीं, वो एक कानून की तरह है। 5th शेड्यूल क्षेत्र में
रूढ़ी प्रथा जो है एक कानून की तरह काम करेगा, लेकिन हम अपने अधिकारों को नहीं जान पा रहे हैं। तो वही योने यही कह रहा है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है इनकी अलग होनी चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम मतलब हम जो अभी विधायक चुन रहे हैं, सरपंच चुन रहे हैं या फिर सांसद चुन रहे हैं, ये सब नहीं। पॉलिटिकल सिस्टम इनकी कुछ और है। जैसे हम अपने गांव में बहुत पहले देखते थे कि कोई भी पटेल होता था, है ना, कोई भी मुखिया होता था, उसको हम लोग जो है बनाते थे, मतलब सर्वसहमति से बनाते थे। जो अभी जो हो रहा है वो कार्यपालिका वाला सिद्धांत से चल रहा है। कार्यपालिका जो राज्य शासन होती है वो कार्यपालिका व्यवस्था पे चलती है, और जबकि 5वीं अनुसूची में ये कहा गया है कि जो कार्यपालिकाएं शक्ति है वो जो है 5वीं अनुसूची में जो उपबंध है, जो 5वीं अनुसूची जो उपबंध है 242 करके शायद भूल गया मैं, हाँ, जो 5वीं अनुसूची का जो जितने भी उपबंध हैं वो कार्यपालिका शक्ति जो है उसके अधीन रहेगी। कहने का मतलब ये है जो कार्यपालिका शक्ति अगर यहाँ पर जो बनाना चाहता है कोई भी गांव में या फिर कोई भी क्षेत्र में जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत है, तो वो मान्य नहीं होगी। वो जो मान्य तब होगी जब 5वीं अनुसूची में जो रूढ़ी प्रथा है उसको ना काटे, उसका विरोध ना हो, तब होगी। इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे बाद में। तो ये है कि हम लोग जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको सुधारना पड़ेगा, और इसमें वही दिया है कि लैंग्वेज है, कल्चर है, जो भी हम बात कर चुके हैं, और कस्टमरी लॉ है। तो इसमें सब कुछ लगभग कवर हो चुके हैं। तो साथियों, आज का मेरा सेशन कैसा लगा, और ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, अभी मैं एक शोधार्थी हूँ, विद्यार्थी हूँ। अगर कुछ कमियां होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहेंगे, उसमें अपना राय ज़रूर देंगे, फिर हम लोग इसी दिशा पर उसको सुधार कर आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आप सभी से सेवा जोहार करते हुए आज का ये जो सेशन है यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। सेवा जोहार।